विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लास में फिर से स्वागत है। तो हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था मैट्रिक्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 सारणिक डिटर्मिनेंट्स। तो सारणिक क्या होती है, तो सारणी की परिभाषा और ये सब देखने से पहले आपको मैं कुछ समझाता हूँ। तो देखना, आपके पास में a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये आपके पास में समीकरण निकाय है। आपके पास में ये समीकरण निकाय है दो चरों वाला, जिसमें दो चर कौन से x और y। तो दो चरों वाला समीकरण निकाय है। अब देखिए, इस समीकरण निकाय का हल ज्ञात कैसे करेंगे हम, वो देखिए। तो इस समीकरण निकाय का हल अद्वितीय, इस समीकरण निकाय का हल अद्वितीय प्राप्त होगा यदि एक वास्तविक संख्या कौन सी a1 b2 माइनस b1 a2, यदि एक वास्तविक संख्या ये अस्तित्व में होनी चाहिए और इसका मान क्या होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए, इसका मान शून्य नहीं होना चाहिए, तो इस समीकरण निकाय का आप अद्वितीय हल प्राप्त कर सकते हो। आपको पता है, हमने 9वीं और 10वीं क्लास में वज्र गुणन विधि से समीकरण निकाय का हल ज्ञात करने की कोशिश की। कैसे ज्ञात करते थे, x, y और 1। तो इसके नीचे क्या लिखते थे, इनके गुणाकों का क्रॉस b1 c2 माइनस c1 b2, और इसके नीचे इनके गुणाकों का क्रॉस c1 a2 माइनस a1 c2, और 1 के नीचे x और y के गुणाकों का क्रॉस a1 b2 माइनस b1 a2। आपको पता, तो यहाँ से x बराबर क्या आता था, इसको उधर भेज दीजिए, y बराबर क्या था, इसको ऊपर भेज। तो इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है, ये वाली a1 b2 माइनस b1 a2, ये जीरो नहीं होनी चाहिए, तो आप x और y के अद्वितीय मान प्राप्त कर सकते हो। अब ध्यान से देखना, तो ये जो x और y है, इनके गुणाकों से प्राप्त एक मैट्रिक्स, तो x और y के गुणाकों से प्राप्त मैट्रिक्स कौन सी होगी, x और y के गुणाक कौन से हैं, a1 b1 a2 b2। ये क्या है, x और y के गुणाकों से प्राप्त मैट्रिक्स है। और इस मैट्रिक्स का सारणिक, ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का सारणिक ये वाली संख्या होती है। आगे बात समझ में, ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का सारणिक ये अद्वितीय संख्या होती है। कौन सी, a1 b2 माइनस b1 a2। तो ये जो आपका मैट्रिक्स है, x और y के गुणाकों का जो मैट्रिक्स है, इसका जो सारणिक होगा वो क्या होगा, ये a1 b2 माइनस b1 a2। और इसको व्यक्त कैसे करेंगे, इस मैट्रिक्स के सारणी को ऐसे व्यक्त करेंगे, a1 b1 a2 b2। ये व्यक्त करने का तरीका है किसका, x और y के गुणाकों के मैट्रिक्स के सारणी का। तो ये मैट्रिक्स है और ये क्या है, सारणिक है। मैट्रिक्स का अपना कोई मान नहीं होता है, मैट्रिक्स का अपना कोई मान नहीं होता है, लेकिन सारणिक का मान होता है, वो अद्वितीय मान होता है। सारणी का एक अद्वितीय मान होता है, और वो किसके बराबर होगा, a1 b2 माइनस b1 a2। ये सारणिक है किसकी, x और y के गुणाकों के आव्यूह, x और y के गुणाकों का आव्यूह ये है। इस आव्यूह की सारणिक ऐसे व्यक्त की जाती है, और इसका मान होता है वो a1 b2 माइनस b1 a2। और ये मान आपको निकालना कैसे, क्रॉस गुणा करके। इसको पहले इससे गुणा किया, फिर इसको इससे गुणा किया, a1 b2 माइनस b1 a2। ये जो अद्वितीय मान है वो x और y के गुणाकों के मैट्रिक्स की सारणिक का मान होता है। तो सारणिक का एक पर्टिकुलर मान होता है। तो सारणिक और मैट्रिक्स में पहला ही अंतर क्या है कि मैट्रिक्स का अपना कोई मान नहीं होता है, लेकिन सारणिक का मान होता है और अद्वितीय होता है, a1 b2 माइनस b1 a2। ये होता है सारणिक का मान। आगे बात समझे। अब देखिए, तो अब मैट्रिक्स और सारणिक में और क्या डिफरेंस है वो देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, किसी भी समीकरण निकाय को हल करने के लिए, किसी भी समीकरण निकाय को हल करने के लिए जितने चर होते हैं उतने ही आपके पास में क्या होने चाहिए, समीकरण होने चाहिए। जैसे यहाँ पे कितने चर है, x y, दो चर है, तो इन x और y के मान ज्ञात करने के लिए आपके पास में समीकरण भी कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए। आगे बात समझ में, अगर x y z तीन चर होते तो समीकरण भी कितने होने चाहिए, तीन होने चाहिए। चार चर हो तो समीकरण भी कितने होने चाहिए, चार होने चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, जो सारणिक है उसका जो क्रम होता है वह हमेशा क्या होता है, वर्गाकार होता है।
यानी कि सारणिक हमेशा 2 क्रम की, 3 क्रम की, 4 क्रम की, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 1 इंटू 1 क्रम का, 2 इंटू 2 क्रम का, 3 इंटू 3 क्रम का, 4 इंटू 4 क्रम का, इस प्रकार होता है सारणिक का क्रम। लेकिन मैट्रिक्स में आपको पता है मैट्रिक्स का क्रम 2 इंटू 3, 4 इंटू 5, 1 इंटू n कुछ भी हो सकता है, लेकिन सारणी का जो क्रम होता है वह हमेशा क्या होता है, वर्गाकार होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी समीकरण निकाय को हल करने के लिए जितने चर होते हैं उतने ही क्या होते हैं, समीकरण होने चाहिए। यानी कि चर, जैसे मान लीजिए 10 चर तो 10 समीकरण, यानी कि 10 स्तंभ हो गए और 10 ही क्या हो गई, पंक्तियां हो गई। तो ये होता है आपका सारणिक। आगे बात समझ में, तो x और y के गुणकों के मैट्रिक्स का सारणिक इस प्रकार डिफाइन किया जाता है और ये किसके बराबर होता है, a1 b2 माइनस b1 a2। और ये जो अद्वितीय मान है सारणी का, हमेशा क्या होता है, अद्वितीय होता है। सारणी का हमेशा क्या होता है, एक ही मान होता है। ऐसा नहीं कि एक सारणी का मान भिन्न भिन्न हो, कभी नहीं होते। आगे बात समझ, तो ये होता है आपका सारणिक। अब देखिए सारणी का क्रम हमेशा क्या होता है, वर्गाकार। अब बात करते हैं सारणी की परिभाषा क्या होती है। सारणी की परिभाषा क्या होती है वो देख लीजिए। यदि a बराबर aij n इंटू n, ये a क्या है, मैट्रिक्स है। यदि a एक n क्रम का आव्यूह, यदि a एक n क्रम का आव्यूह है तो एक अद्वितीय संख्या, तो एक अद्वितीय संख्या aij, तो एक अद्वितीय संख्या aij, इसको मोड के अंदर हम लिखते हैं। तो एक अद्वितीय संख्या aij आव्यूह a का सारणिक, आव्यूह a का सारणिक कहलाता है तथा इसे a का सारणिक या इस चिन्ह के अंदर व्यक्त करते हैं। मोड के अंदर a को लिखना है, से व्यक्त करते हैं। तो ये होती है आपकी सारणी की परिभाषा। आगे बात समझ में। अब देखिए कैसे, जैसे आप कोई मैट्रिक्स लीजिए, ये आपने ए मैट्रिक्स ली, 3 4 5 2 6 8 1 7 9, ये क्या है, मैट्रिक्स। तो एक अद्वितीय संख्या aij, यानी कि आपको अब मैट्रिक्स का जो मान कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस आव्यूह a का सारणिक इस प्रकार व्यक्त किया जाता है और इसको मोड में लिखा जाता है 3 4 5 2 6 8 1 7 9। आगे बात में, और इस सारणी का मान क्या होगा, अद्वितीय मान होगा। आगे बात में, और 3 क्रम के सारणी का मान कैसे निकालते हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये पहले आप परिभाषा देख लीजिए। तो ये होती है सारणी की परिभाषा। आगे बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला आपका टॉपिक क्या है, सारणी का मान। तो सारणी का मान कैसे निकालना है वो देख लीजिए। सारणी का मान, अब देखिए अलग अलग क्रम की सारणी होगी तो उनका मान कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, यदि a बराबर aij, a बराबर aij एक 1 इंटू 1, यानी कि एक क्रम का 1 इंटू 1 क्रम का आव्यूह है, तो आव्यूह a का सारणिक, तो आव्यूह a का सारणिक क्या हो जाएगा, अब a11 यानी a की आव्यूह है a। आगे बात समझ में, ये आपका मैट्रिक्स है 1 इंटू 1 क्रम का, यानी कि ये आव्यूह क्या हो जाएगा, a बराबर a11, यानी a की आव्यूह है तो a की आव्यूह, तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं केवल a।
आगे बात सुने। तो ए एक आव्यूह है जिसमें केवल एक अवयव है, तो इस आव्यूह ए का सारणिक क्या होगा, ए, वो किसके बराबर होगा, एक अद्वितीय संख्या ए के बराबर होगा। हमने कहा था परिभाषा के अंदर। तो इसका मान क्या होगा, ए, इसका मान क्या हो जाएगा, ए। तो एक ही क्रम का आव्यूह है, अगर एक ही क्रम का आव्यूह है तो उस आव्यूह की सारणी का मान, जो उस आव्यूह का अवयव होता है वही उस आव्यूह की सारणी का मान होता है। तो आगे बात समझ में, तो सारणी का मान क्या होगा, ए। आगे बात समझ में। अब देखिए अगला, देखिए यदि ये 2 इंटू 2 क्रम का है, यदि ए आव्यूह एक 2 क्रम का, अब देखिए जब पंक्तियां और स्तंभ समान लेते हैं तो उस क्रम का आप 2 इंटू 2 नहीं लिखे, सीधा लिख दो 2 क्रम का। 2 क्रम का मतलब क्या हो गया, इसमें पंक्तियां भी 2 है और स्तंभ भी 2 है। एक 2 क्रम का आव्यूह है, यानी कि ए बराबर क्या हो जाएगा, 2 क्रम का, तो A11 A12 A21 और A22। आगे बात समझ, ये है। तो आव्यूह ए का सारणिक, तो आव्यूह ए का सारणिक क्या हो जाएगा, इस प्रकार से व्यक्त किया जाएगा। आव्यूह ए का सारणिक इस प्रकार से व्यक्त किया जाएगा, और किसके बराबर होगा ये, फिर A11 A12 A21 A22, ये सारणिक हो गया। और अभी हमने बताया था सारणिक का मान हमेशा क्या होता है, अद्वितीय मान। और ये अद्वितीय मान इसका हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो सारणिक ए बराबर क्या हो जाएगा, सारणिक ए का मान क्या हो जाएगा, क्रॉस गुणा करवाना है, A11 A22 माइनस A12 A21। तो ये 2 क्रम की सारणी का मान निकालने का तरीका है। 2 क्रम की सारणी का मान कैसे निकालना है, आपको इस प्रकार निकालना है। आगे बात समझ में। तो ये 2 क्रम की सारणी का मान आपको निकालना बता दिया। अब देखिए अगला है आपका तृतीय क्रम की सारणी का मान कैसे निकालना है, तृतीय क्रम की सारणी का मान। चलिए तो तृतीय क्रम की सारणी का मान देख लीजिए। ये आपका सारणिक है कोई 3 इंटू 3 क्रम का, 3 क्रम का, सॉरी आव्यूह है, आव्यूह है। तो आव्यूह ए का सारणिक, तो आव्यूह ए का सारणिक क्या हो जाएगा, सारणिक ए। आगे बात समझें। अब आव्यूह एक 3 क्रम का है तो आपको पंक्तियां भी 3 और स्तंभ भी 3, तो आप आव्यूह कैसे भी ले सकते हैं, जैसे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3, ये आपका सारणिक। आव्यूह ए फिर क्या हो जाएगा 3 क्रम का, ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये आपका आव्यूह हो गया। इस आव्यूह का सारणिक ये रहा। अगली बात समझे, ये आव्यूह है और ये क्या है, आव्यूह ए का सारणिक है। आव्यूह का अपना कोई पर्टिकुलर मान नहीं होता है, लेकिन सारणी का एक पर्टिकुलर मान होता है। आगे बात समझे। तो किसी भी आव्यूह के सारणी का मान कैसे निकालना है, अब 3 इंटू 3 क्रम का है तो वो देख लीजिए। अब इसको निकालने का तरीका क्या है वो देख, आप किसी भी पंक्ति और किसी भी स्तंभ से इसका मान निकाल सकते हो। आगे बात समझे। तो प्रथम पंक्ति से आप देखते हैं, तो सबसे पहले आप अवयव लीजिए A1, A1 अवयव ले लिया, A1 को आपने रखा यहां पर। आगे बात समझे। और इसके संगत पंक्ति और इसके संगत स्तंभ को छोड़ दीजिए, फिर क्या बचा, ये बचा। तो A1 और जो ये बाकी बचा इसका सारणिक B1 C2 B3 C3। आगे बात समझ में। अब ध्यान देना, अब आप लीजिए अवयव कौन सा, B1, B1 अवयव ले लिया। अब यहां पे एक चीज, जैसे ही देखिए ये कौन सा है 1 1, ये कौन सा है 1 1, यानी कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 1 + 1 क्या होगा 2, सम है। अब यहां पे देखना क्या है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी 1 2, 1 + 2 क्या हो गया 3, यानी विषम है। तो यहाँ पे क्या चिन्ह लगा दीजिए, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए।
और रखिए B1 B1। आगे बात समझे? तो ये आपने रख दिया क्या, B1। अब क्या करना है, B1 के संगत पंक्ति ये वाली हो गई और इसके संगत स्तंभ ये हो गया। बाकी क्या बचा, A2 C2 A3 C3, इसका सारणी A2 C2 A3 C3, ये इसका सारणी। अब अगला C1, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ यानी 1 + 3 समय, तो सीधा प्लस C1। आगे बात समझे? अब ये वाली पंक्ति और इसके संगत ये वाले स्तंभ को छोड़ दीजिए, जो भी अवयव ले रहे हैं उसके संगत पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दीजिए। बाकी क्या बचा, A2 B2 A3 B3, A2 B2 A3 B3, ये होता है 3 क्रम की सारणी का मान। अब आपको ये क्या है, 2 क्रम की, इसका मान तो आपको पता ही है कैसे निकालते हैं। तो A1 B1 C3 माइनस C2 B3 माइनस B1 A2 C3 माइनस C2 A3 प्लस C1 A2 B3 माइनस B2 A3, ये आ गया इस सारणी का 3 क्रम की सारणी का मान। तो 3 क्रम की सारणी का मान कैसे निकालना है, आपको इस प्रकार निकालना है। आगे बात समझे? लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जहां पे जो भी आप अवयव ले रहे हो किसी भी पंक्ति और किसी भी स्तंभ से आप इसका प्रसार कर सकते हो। आगे बात समझे? 3 × 3 क्रम का सारणी है, तो किसी भी पंक्ति और किसी भी स्तंभ, हमने पहली पंक्ति से किया तो ये मान है। अब आप देखिए, आप कोई सी भी पंक्ति और कोई से भी स्तंभ से आप जब इसका प्रसार करोगे तो भी सारणी का मान क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। ऐसा नहीं कि पहली पंक्ति से प्रसार किया तो सारणी का मान अलग आएगा, दूसरे कोई तीसरी पंक्ति या आप तीसरा स्तंभ ले लीजिए, इससे प्रसार करेंगे तो मान अलग नहीं आएगा, वापस सेम आएगा। क्योंकि हमने क्या कहा था, अवयव का कोई पर्टिकुलर मान नहीं होता है, लेकिन सारणी का पर्टिकुलर मान होता है और वह क्या होता है, अद्वितीय मान होता है। यानी कि आप इसका कैसे भी प्रसार कीजिए, मान इसका यही आने वाला है। आगे बात समझे? तो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो तृतीय क्रम की सारणी के प्रसार का रूल मैंने आपको बता दिया था, आप किसी भी पंक्ति और किसी भी स्तंभ से कर सकते हो। अब देखिए एक सूत्र है, वो देख लीजिए क्या है कि तृतीय क्रम की सारणी का मान ज्ञात करने का सारूस आकृति से तृतीय क्रम की सारणी का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, वो देख लीजिए। बिल्कुल इजी टॉपिक है, देखिए सारूस आकृति। अब ये है क्या, वो देख लीजिए। आप 3 क्रम का सारणिक ले रहे हैं, ये सारणिक A 3 क्रम का है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। आपको इस सारणी का मान निकालना है सारूस आकृति से। तो इस सारणी का मान कैसे निकालोगे आप? अब आपको करना क्या है, इस सारणी के पास में ये सारणी को वापस रख लीजिए और फिर सारूस चित्र बनाते A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 और वापस ये सारणी लिख लीजिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब देखिए सारूस आकृति क्या है, वो देख लीजिए। अब आपको करना क्या है, वो चीज देखिए। आपको यहां से स्टार्ट करना है, आपको यहां से स्टार्ट करना है इस प्रकार। फिर ये वाला, फिर ये वाला, देख लीजिए। आगे बात समझ में? अब आपको ऐसे स्टार्ट करना है, ये 1 2 3। आगे बात समझ में? अब देखिए आपको करना क्या है, इसका मान अब कैसे निकालोगे? जो हमने क्रॉस के चिन्ह नीचे की तरफ लगाए, इनको आप कर्म से आपस में क्या कीजिए, गुणा कीजिए। जैसे A1 B2 C3, ये वाली लाइन इसको गुणा कीजिए A1 B2 C3, गुणा करके फिर ये वाली लाइन प्लस
इसको क्या करना है, प्लस करना है, B1C2A3, B1C2A3। फिर ये वाली लाइन C1A2B3 प्लस C1A2B3। आगे बात समझ। तो ये वाली लाइन आपने लिख दी, तीनों की लाइन, तीनों की तीनों प्लस। अब आपको ऐसे स्टार्ट करना है वापस, और ये तीनों के तीनों गुणा करके क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, घटाना है। माइनस A3B2C1, A3B2C1, फिर माइनस B3C2A1, B3C2A1, फिर माइनस C3A2B1, C3A2B1। ये है सारूस आकृति से 3 क्रम की सारणी का मान निकालना। आगे बात समझ में, देख लीजिए इसको वापस। क्लियर है, ये चीज देख लीजिए। आगे बात समझ। अब देखिए आपको 3 क्रम की सारणी का मान सारूस से निकालना है। तो देखिए यहाँ पे ये वाला स्तंभ काम ही नहीं है, तो आप चाहो तो इस स्तंभ को हटा भी सकते हो, यानी कि सारणी के लिखिए, फिर आगे वापस यही सारणी के लिखिए, लेकिन इसके 2 ही स्तंभ को लिख लीजिए। आगे बात समझे, या फिर पूरा करके भी आप कर सकते हो। तो ये है सारणी का मान ज्ञात करने का सारूस रूप। सारूस आकृति से आपको इस प्रकार सारणी का मान ज्ञात करना है। तो जैसे जैसे हम आगे प्रश्नावली पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन करेंगे, तो सारी चीजें समझ में आने लग जाएगी कि 3 क्रम की सारणी का मान कैसे निकालना है। अब देखिए, तो अगला टॉपिक है आपका आव्यूह सारणिक में अंतर। तो आव्यूह सारणिक में अंतर मैंने अभी आपको बता ही दिए थे लगभग, तो फिर भी आपको मैं थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ। आव्यूह संख्याओं का एक सुव्यवस्थित रूप है एवं इसका कोई संख्यात्मक मान नहीं होता। अभी मैंने बताया था आव्यूह का अपना पर्टिकुलर कोई मान नहीं होता। आव्यूह क्या है, केवल संख्याओं और फलनों को व्यवस्थित करने का एक तरीका है, जबकि सारणी का एक निश्चित मान होता है। अभी मैंने बताया था सारणी का एक निश्चित मान होता है, संख्यात्मक मान होता है, और वो क्या होता है, अद्वितीय मान होता है। आगे बात समझें, और भी देख लीजिए। आव्यूह किसी भी क्रम के हो सकते हैं, जबकि सारणी में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। अभी मैंने आपको बताया था कि आव्यूह का क्रम आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे 2 into 3, 3 into 1, 1 into n, m into 1। आव्यूह का क्रम कुछ भी हो सकता है, लेकिन सारणी का जो क्रम है वह हमेशा क्या रहेगा, वर्गाकार रहेगा। यानी सारणी 1 into 1, 2 into 2, 3 into 3, यानी कि कुल मिला के सारणी में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या हमेशा क्या रहती है, बराबर रहती है। ये भी मैंने आपको बता दिया था। आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों को पंक्तियों में बदलने से एक नया आव्यूह प्राप्त होता है। हाँ, ये वाली चीज देख लीजिए। तो ये जो नियम है तीसरा, आव्यूह और पंक्ति में, आव्यूह और सारणिक में अंतर, इसको हम आगे सिद्ध करेंगे। लेकिन ये है क्या, वो देख लीजिए। क्या कह रहा है कि आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों को, आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर परिवर्तित करने पर एक नया आव्यूह प्राप्त होता है। हमें पता है आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर चेंज करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, हमें एक आव्यूह प्राप्त होता है, यानी ए का ट्रांसपोज प्राप्त होता है। यानी ये एक आव्यूह है, मान लीजिए आपके पास में A1 B1 A2 B2, तो इसमें पंक्तियों और स्तंभों को चेंज कर दीजिए, यानी A1 B1 A2 B2। तो ये चीज क्या हो गई, ए का ट्रांसपोज हो गया। क्या हो गया, ए का ट्रांसपोज हो गया। आगे बात समझे। लेकिन सारणिक में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। सारणिक के अंदर आप पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर दीजिए, कोई भी फर्क नहीं आएगा, उस सारणी का मान वही का वही रहेगा। अब देखिए कैसे, जैसे अब आप बताइए इस आव्यूह की सारणी क्या होगी, A1 B1 A2 B2। ये इस आव्यूह की क्या है, सारणी के। चलिए इस सारणी का मान क्या होगा बताना, A1 B2 माइनस B1 A2। सारणी का मान 2 क्रम कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, इस सारणी में पंक्तियों और स्तंभों को चेंज कर देते हैं। तो A1 B1 A2 B2। अगली बात समझे। अब देखिए इस सारणी का मान निकालिए, क्या होगा, A1 B2 माइनस B1 A2। देख लीजिए ये मान है सारणी का, और इससे ये मान है। इसका मतलब क्या हो गया, सारणिक में पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर चेंज करने पर सारणी के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तभी तो हमने कहा था कि 3 क्रम का सारणी का आप प्रसार किसी भी पंक्ति और किसी भी स्तंभ से कर दीजिए, सारणी का मान वो क्या रहेगा, सेम का सेम रहेगा। तो ये होता है सारणिक और आव्यूह में अंतर। तो सारणिक और आव्यूह में अंतर आपको आना चाहिए।
कि आव्यूह केवल संख्याओं और फलनों को व्यवस्थित करने का तरीका है, जबकि सारणिक क्या होता है, सारणी का एक निश्चित मान होता है। आगे बात समझ, आव्यूह किसी भी क्रम का हो सकता है, लेकिन सारणी का क्रम क्या रहना चाहिए, हमेशा वर्गाकार रहना चाहिए। आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों को चेंज करने पर क्या होता है, नया आव्यूह प्राप्त होता है, लेकिन सारणिक में पंक्तियों और स्तंभों को चेंज करने पर कोई भी मान में परिवर्तन नहीं होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए तो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है, सारणिक का उपसारणिक तथा सहखंड। सारणिक के उपसारणिक, उपसारणिक को आप लघु सारणिक भी बोलते हैं, और तथा सहखंड क्या होता है ये देख लीजिए। सारणिक के उपसारणिक, जिसको आप क्या बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो लघु सारणिक तथा सहखंड तथा सहखंड। अब देखिए सारणिक का उपसारणिक क्या होता है और सहखंड क्या होता है, ये चीज देख लीजिए। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं उपसारणिक। अब देखिए उपसारणिक, अब देखिए सारणिक ए, आपकी कोई सारणिक है, सारणिक ए का आप कोई भी अवयव लीजिए। आगे बात समझ में, सारणिक ए के किसी अवयव, सारणिक ए के किसी अवयव ए आई जे, ए आई जे का मतलब क्या है, आई भी पंक्ति और जे व स्तंभ। आगे बात समझे, तो सारणिक ए के किसी अवयव के संगत, ये जो अवयव है इस अवयव के संगत आई वी पंक्ति तथा जेवें स्तंभ का दमन करने पर बची शेष सारणिक अवयव ए आई जे की उपसारणिक कहलाती है। आगे बात समझ में, तो ये चीज है। अब देखिए कैसे, जैसे ये आपका सारणिक है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये आपका सारणिक है। अब मैंने कहा था सारणिक के किसी अवयव ए आई जे के संगत आई वी पंक्ति तथा जे स्तंभ का दमन करने पर बची शेष सारणिक अवयव ए आई जे की क्या कहलाती है, उपसारणिक कहलाती है। अब देखिए जहां, अब मैं क्या करता हूं, मुझे ये वाला अवयव ले लेता हूं मैं, कौन सा अवयव ले लेता हूं, ये वाला अवयव B2, कौन सा अवयव लिया मैंने, B2। तो बताइए B2 के संगत कौन सी पंक्ति, ये कौन सी पंक्ति और कौन से स्तंभ में है, यानी ये 2 है, यानी दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, यानी ये कौन सा अवयव है, A22, कौन सा अवयव है, A22, यानी दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है। तो इसके संगत आई वी पंक्ति और जे स्तंभ, यानी कि दूसरी पंक्ति व दूसरे स्तंभ, ये रही दूसरी पंक्ति और ये रहा दूसरा स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये दूसरा का दमन करने पर बची शेष सारणिक, तो बची कौन सी, A1 C1 A3 C3, तो A1 C1 A3 C3, ये जो सारणिक बची ये इस अवयव B2 का क्या कहलाता है, उपसारणिक कहलाता है। अवयव B2 की उपसारणिक क्या होगी, A1 C1 A3 C3, B2 की उपसारणिक A1 C1 A3 C3, तो ये होती है उपसारणिक की परिभाषा। अब आप ये वाला अवयव ले लीजिए, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव A1 है, तो A1 की उपसारणिक क्या होगी, तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का दमन कर दीजिए, बाकी क्या बचा, B2 C2 B3 C3, तो ये क्या बचा, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का दमन करने पर बचा सारणिक, और ये क्या होगा, A1 का उपसारणिक होगा। क्या होगा, ये A1 का उपसारणिक होगा। आगे बात समझ में, तो ये चीज देख लीजिए ध्यान से, तो ये होती है उपसारणिक की परिभाषा। तो आप कोई सा भी ये लीजिए, ये कौन सा अवयव है, तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है, तो इस पंक्ति, इस स्तंभ और इस पंक्ति का दमन कर दीजिए, बाकी क्या बचा, ये वाला सारणिक,
तो ये अवयव C3 का क्या है, उपसारणिक है। तो ये होता है उपसारणिक निकालने का तरीका। अगला देख लीजिए, अगला क्या है आपका सेकंड। अब देखिए इसमें एक चीज और बता देता हूं कि अवयव A11 का उपसारणिक उसको हम व्यक्त कैसे करते हैं। A11 का उपसारणिक क्या होगा, कैपिटल A11, कैपिटल A11। आगे बात सुन, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे ये आपका A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये आपका कोई सारणिक है। तो इसमें अवयव A11 का उपसारणिक किससे व्यक्त करेंगे, कैपिटल A11 से। और ये कैपिटल A11 किसके बराबर होगा, ये सारणिक है। तो अवयव A11 का उपसारणिक क्या होगा, A11, और वो किसके बराबर होगा, ये। अब अगर आप ऐसे कहते हो ना A11 बराबर ये वाला सारणिक A22, A23, A32, A33, तो इसका मतलब क्या है, ये A1 बराबर ये सारणिक क्या है, ये अवयव A11 की क्या है, उपसारणिक है। आगे बात समझ में, तो ये होता है किसी भी अवयव का उपसारणिक। सेकंड, अब देखिए सेकंड क्या होता है वो देख लीजिए। मतलब ये आपका कोई सारणिक है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये आपका सारणिक है। अब देखिए हमने अभी उपसारणिक तो निकाला था कि अवयव A11 का उपसारणिक क्या होगा, कैपिटल A11, और वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, क्योंकि इसकी पंक्ति और स्तंभ का क्या कर दीजिए, दमन कर दीजिए। जो बाकी सारणिक बचेगा वो क्या होगा, इस अवयव A11 का क्या होगा, उपसारणिक होगा। अब देखिए अब आप किसी भी अवयव का आपको सेकंड निकालना है तो किसी सारणिक A में iवीं पंक्ति तथा jवें स्तंभ के प्रतिच्छेदन, इसका मतलब क्या हो गया, प्रतिच्छेदन पर स्थित अवयव Aij का सहखंड, और सेकंड को उपसारणिक को हमने कैपिटल A11 से यानी कि कैपिटल Aij से व्यक्त किया था, और ये जो सेकंड है इसको हम किससे व्यक्त करेंगे, Fij से। किससे व्यक्त करेंगे, Fij से। तो देखिए यहां पे ये आपका सारणिक है, ये आपका सारणिक है, तो इसका कोई भी अवयव Aij, इसका उपसारणिक Aij का उपसारणिक क्या होगा, कैपिटल Aij। यानी कि जैसे आप ले लीजिए A11, तो A11 का उपसारणिक क्या होगा, कैपिटल A11, और उपसारणिक निकालता कैसे है आपको पता ही है, अभी आपको बता दिया था कि उस पंक्ति और स्तंभ का क्या कर दीजिए, दमन कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे देखना, ये जो आप ये A22 ले लीजिए, A22 अवयव आपने लिया, तो ये A22 कहां पर स्थित है, दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ के प्रतिच्छेदन पर। देख लीजिए आगे बात समझ में। तो A22 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, कैपिटल A22, और वो कैसे निकालना है, पंक्ति या स्तंभ का क्या कर देना, आपको दमन कर देना, बाकी जो बचा वो सारणिक। तो देखिए अब सेकंड क्या होता है वो देख लीजिए। किसी सारणिक है A में iवीं पंक्ति तथा jवें स्तंभ के प्रतिच्छेदन पर, प्रतिच्छेदन का मतलब समझ गया ना, iवीं पंक्ति आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, iवीं पंक्ति तथा jवें स्तंभ का अवयव Aij का सेकंड। या अब iवीं पंक्ति और jवें स्तंभ के प्रतिच्छेदन में कौन स्थित होगा, Aij स्थित होगा, पर स्थित अवयव Aij का सेकंड Fij। सेकंड को कैसे व्यक्त करेंगे, Fij, और ये किसके बराबर होगा, -1 की पावर i प्लस j इंटू A11, यानी कि सहखंड किसके बराबर होगा, -1 की पावर i प्लस j इंटू, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया, इंटू Ij, और ये Aij क्या है, उप सारणिक है। Aij क्या है, उप सारणिक है। अब देखना उपसारणिक और सेकंड में फर्क कितना, केवल इतना सा ही फर्क है। अब देखिए कैसे, जैसे मैं आपसे कहूं कि अवयव A11 का सेकंड, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो अवयव
A11 का सहखंड क्या होगा, F11 होगा, और वो F11 किसके बराबर होगा, F11 बराबर, ये रहा सूत्र आपका, -1 की पावर i प्लस जे। अब i क्या है 1 और j क्या है वो भी 1, 1 + 1 इंटू A11। तो F11 बराबर क्या हो गया, -1 की पावर 2 क्या होती है, -1 की पावर 2 क्या होती है, -1 का स्क्वायर वापस +1, तो ये 1 इंटू A11 यानी कि A11, यानी कि अवयव A11 का सहखंड और उपसारणिक क्या होता है, सेम ही होता है। तो फर्क कहां पर होगा, केवल विषम पर, जहां पर अवयव कौन सी पंक्ति और कौन से स्तंभ का है, जहां पर योग क्या होता है, विषम होता है, वहां पर केवल क्या होता है, केवल चिन्ह चेंज होता है। जैसे मैं कहूं अवयव A22 का सेकंड, A12 का सेकंड, तो A12 का सेकंड क्या होगा, F12, और F12 किसके बराबर होगा, -1 की पावर 1 + 2 इंटू A12। तो F12 बराबर क्या हो जाएगा, -1 की पावर 3 क्या होती है, -1, यानी कि -A12। आगे ना बात समझ में। तो ये होता है सहखंड, ये होता है सहखंड। किसी भी अवयव का आपको सहखंड कैसे निकालना, इस वाले सूत्र से निकालना। अब देखना, अब इसको मैं ऐसे भी बता सकता हूं, Fij बराबर Aij, यानी कि किसी भी अवयव का, यानी अवयव Aij का सहखंड उसी अवयव के उपसारणी के बराबर होगा यदि i प्लस जे क्या है, सम है। देख लीजिए i प्लस जे क्या है, सम है। और -Aij कब, यदि i प्लस जे क्या है, विषम है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देख लीजिए, जब i प्लस जे क्या होगा, विषम होगा, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा, और जब सम है तो वापस क्या आएगा, Aij ही आएगा। तो ये होता है आपका उपसारणिक। देखिए तो सारणी का प्रसार, आगे बात समझ। अब देखिए ये आपकी सारणी को इस चिन्ह से भी व्यक्त करते हैं, ये वाला डेल्टा से भी व्यक्त करते हैं। ये आपकी कोई सारणी है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये आप सारणी के। अब आप बता दीजिए मुझे इस सारणी का जो मान है वो क्या होगा, आपको पता ही है, A11 और इस पंक्ति और स्तंभ का क्या कर दीजिए, दमन कर दीजिए। क्या बाकी क्या बचा, ये A22 A23 A32 A33। आगे बात समझ में। और फिर हमने क्या कहा था, यहाँ पे माइनस, फिर ये वाला अवयव A12, और क्या बचा A21 A23 A31 A33, और फिर प्लस A13, क्या बचा A21 A22 A31 A32। अब ध्यान देना आप, ये वाली चीज क्या है, A22 A23 A32 A33, ये सारणी की ये क्या है, अवयव A11 का उपसारणी। अभी मैंने आपको बताया था अवयव A11 का उपसारणी क्या होगा, इस अवयव A11 की पंक्ति और स्तंभ का क्या कर दीजिए, दमन कर दीजिए, और जो बाकी सारणी बचेगा वो क्या होगा, अवयव A11 का उपसारणी होगा। तो अवयव A11 का उपसारणी ये है, और वो किसके बराबर होता है, कैपिटल A11 के। तो A11 और ये चीज क्या है, कैपिटल A11 माइनस A12, और ये चीज क्या है, देखिए ये वाला अवयव है, तो इसके संगत पंक्ति और स्तंभ का दमन कर दीजिए, तो बाकी सारणिक बचेगा, वो अवयव A12 का क्या होगा, उपसारणिक होगा। तो ये अवयव A12 का उपसारणिक है, प्लस A13, और ये किसका है, अवयव A13 का उपसारणिक है। आगे बात समझ में क्लियर। अब देखना, अब ये तो हो गया उपसारणी के रूप में इस सारणी का प्रसार। अब आपको करना है सेकंड के रूप में। तो आपको पता है अवयव A11 का सेकंड क्या होता है, अवयव A11 का सेकंड क्या होता है, F11 किसके बराबर होगा, A11 के। क्यों बराबर क्यों होगा इसके, क्योंकि यहाँ पे 1 1 i प्लस जे क्या है, सम है। तो मैंने आपको बताया था Fij Aij के ही बराबर होता है, यानी सेकंड उपसारणी के बराबर होता है जब i प्लस जे क्या है,
सम है और सहखंड माइनस उप सारणी के बराबर होता है जब i प्लस जे क्या है, विषम है। तो अवयव a11, तो अवयव a11 का उप सारणी क्या है, कैपिटल A11, और अवयव a11 का सेकंड भी क्या होगा, क्योंकि 1 + 1 सम, तो वो भी किसके बराबर होगा, इसके बराबर ही होगा। तो आप a11 को क्या लिख सकते हो, f11 भी लिख सकते हो। तो अब सेकंड के रूप में प्रसार देखते हैं, तो ये a11 और ये a11 f11। अब ध्यान से देखना, ये क्या अवयव 1 2 है, ये क्या है अवयव a12, यानी कि पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव। तो इसका सहखंड f12 वो किसके बराबर होगा, सूत्र क्या है आपका fij का, -1 की पावर i + j × aij। तो कौन सा f12 निकाल रहे हैं, तो f12 बराबर क्या होगा, i1 j2, तो -1 की पावर 1 + 2 3, तो -a12। आगे बात समझ, यानी कि -a12 ये क्या है, f12, यानी कि अवयव a12 का जो सेकंड है वो किसके बराबर होगा, -a12 के बराबर। तो यहां से देखिए, तो -a12 को मैं क्या लिख दूं, f12 लिख दूं। आगे बात समझे, तो ये क्या बचेगा, +a12, और ये जो -a12 है इसको मैंने क्या लिख दिया, f12। आगे बात समझे। अब अगला +a13, और ये a13 क्या है, अवयव a13 का उपसारणिक है, और अवयव a13 का सेकंड f13 वो किसके बराबर होगा, a13 के बराबर होगा। देख लीजिए, क्यों, जब i + j क्या हो, सम हो, तो fij aij के ही बराबर होता है। तो ये इसके बराबर, यानी a13 किसके बराबर है, f13 के बराबर है। आगे ना बात समझ में। इसलिए मैंने आपको कहा था ना, सारणी का जब प्रसार करते हैं, तो इस अवयव पर मैंने आपको क्या था, आपको लगाना क्या, माइनस, यानी कि यहाँ पे योग क्या है, यहाँ पे योग क्या है, 1 + 2 क्या है, 3 है, क्या है, विषम है, तो माइनस और इसका उपसारणी। अगली बात समझे। तो ये होता है सेकंड के रूप में प्रसार। तो ये होता है सारणी का प्रसार, यानी कि सारणी का प्रसार आपने ऐसे किया, यानी ये चीज क्या है, अवयव a11 का उपसारणी, ये अवयव a12 का उपसारणी, और ये अवयव a13 का उपसारणी। तो इनको लिख दिया उपसारणी, a11 का उपसारणी कैपिटल A11। अब सेकंड के रूप में करना है, तो अवयव a1 का जो सेकंड होता है f11 वो उसके अवयव a1 के उपसारणी के बराबर होता है, और अवयव a12 का जो सेकंड है f12 वह किसके बराबर होगा, -a12 का उपसारणी, यानी कैपिटल A12। और इस प्रकार ये, तो ये है सारणी का प्रसार। तो आज हमने सारणी क्या होती है वो चीज पढ़ ली, सारणी की डेफिनेशन क्या होती है, सारणी को और अवयव में अंतर क्या होता है, सारणिक अलग अलग क्रम की सारणी का प्रसार कैसे करते हैं, और सारणी का सारूस रूप हमने देख लिया, और आपको इस रूप में सेकंड क्या होता है और उपसारणी क्या होता है वो भी आपको बता दिया, और ये सारी चीजें हमने आज पढ़ ली। तो कल की क्लास में हम करेंगे 4.1 के कुछ क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, उसका आपको सॉल्यूशन वापस मिल जाएगा।